तो कुछ इनकन्वीनियंस के कारण लास्ट वाला हमारा वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाया है। हम लोग उसी के आगे हम लोग अब कंटिन्यू कर रहे हैं लोग। तो ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे लोग? आचार्य नरेंद्र देव के बारे में। ये फ्रीडम फाइटर थे, साथ में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में फाउंड किया गया था, उसके फाउंडिंग मेंबर यही थे और प्रेसिडेंट भी यही थे, फाउंडिंग प्रेसिडेंट ये थे। इनको जेल बहुत बार डाला गया फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, और ये जो पीजेंट मूवमेंट होता था यानी किसानों का, उसमें इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता था। बुद्धिज्म पे इनके पास डिग्री था, नॉलेज था अच्छा खासा। इंडिपेंडेंस के बाद क्या करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी को लीड करते हैं, और जब वही सोशलिस्ट पार्टी अलग अलग भाग में बढ़ जाती है तो एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो बनेगी उसको ये क्या करेंगे, आगे चल के लीड करेंगे। बस यही इंपॉर्टेंट है इनके लिए। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। अब देखो, इंडिया इज नॉट ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी। इफ यू लुक अराउंड द वर्ल्ड वी हैव फाइंड मेनी अदर एग्जांपल ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। देखो, इंडिया सिर्फ एक ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे वन पार्टी का डोमिनेंस था। अगर हम लोग वर्ल्ड में और भी जगह देखेंगे तो वन पार्टी डोमिनेंस और भी वर्ल्ड में और भी जगह पे था। अब देखो ऐसे ही, बट देयर इज अ क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन दीज एंड द इंडियन एक्सपेरिमेंट्स। पर हमारे में और जो बाहर के जो थे, मतलब और जो दूसरे थे, उनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। In the rest of the cases, the dominance of one party was ensured by comprising democracy. In some states like China, Cuba, Syria, the constitution permits only single party to rule the country. अब देखो, जहाँ पे और देश जहाँ पे थे वहाँ पे जो वन पार्टी डोमिनेंस था वो कैसे रहता था, वो ऐसे रहता था कि जो तुम्हारा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, उनको कॉम्प्रोमाइज करने के बाद वन पार्टी डोमिनेंस है। और जैसे कुछ एग्जांपल दे रखा है किसका, चाइना, क्यूबा, सीरिया का। यहाँ पे मोस्टली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थे उस समय। उनके कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या बोलता था कि एक ही पार्टी एग्जिस्ट करेंगे और वही क्या करेंगे, रूल करेंगे। Some others like Myanmar, Belarus, Egypt and Eritrea are effectively one party state due to legal and military measures. अब देखो, म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, इरिट्रिया एक कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री के जो लीडर थे वहीं इसको रूल करते थे, जिस कारण से क्या था, वन पार्टी सिस्टम। Until few years ago, Mexico, South Korea, Taiwan were also effectively one party dominant state. अभी कुछ साल पहले तक क्या था, जो तुम्हारा मेक्सिको है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, ये भी वन पार्टी स्टेट था, पर अब ऐसा नहीं है। What distinguished the dominance of Congress party in India from all these cases was it happened under democratic condition. Many parties contested election in condition of free and fair, and yet Congress managed to win election after election. There was a similar to the dominance of the African National Congress has joined in South Africa after the end of apartheid. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस में और बाकी पार्टी में बहुत ज्यादा अंतर है। जैसे कांग्रेस वन पार्टी डोमिनेंस के साथ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ फ्री और फेयर इलेक्शन करा के भी इतना ज़्यादा सीट जीती। सेम वैसा अफ्रीका में जब साउथ अफ्रीका में जब तुम्हारा वहाँ पे अपार्टेड मूवमेंट था, यानी अपार्टेड था डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कलर, यानी वहाँ पे जो ब्लैक पीपल थे उनको उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्रिटिशर के द्वारा। तो जब वहाँ से जो अपार्टेड सिस्टम खत्म होता है और जो साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिलती है, तो वहाँ का जो पार्टी है, क्या नाम है उसका, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेशनल मंडेला पहले प्रेसिडेंट बनेंगे इसी पार्टी के थे। तो वो क्या होगा कि जैसे सेम कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है, सेम इसी टाइप से उसको ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी इंडियन मूवमेंट में, फ्रीडम मूवमेंट में मेन एक्टिव रोल में है, तो सब लोग कांग्रेस को जानते हैं। सेम उसी तरह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को भी साउथ अफ्रीका में सब लोग जानते हैं। The roots of extraordinary success of the Congress go back to the legacy of freedom struggle. जैसा वहीं मैं बताया हूँ कि क्यों ऐसा है, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल में ये लोग काफ़ी ज़्यादा, इनका मतलब तब से ये पार्टी इन्वॉल्व है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में।
Congress was seen as the interior of the national movement. Many leaders who were in the forefront of the struggle were now in contesting election as Congress candidates. अब देखो लोगों को क्या दिखता है कि जो नेशनल मूवमेंट के जितने भी लीडर थे वो सब वो कांग्रेस पार्टी में ही थे, और लोग को ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही नेशनल मूवमेंट को लीड करने वाली थी, जिस कारण से ऑटोमेटिकली किसको बेनिफिट मिलता है, कांग्रेस पार्टी को। और जो लीडर देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे वो भी किसके सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के, जिस कारण से और ज्यादा कांग्रेस को क्या मिलता है, बेनिफिट। The Congress was already a well-organized party, and by the time the other parties could not even think of a strategy, the Congress had already started this campaign. उस समय पे ऐसा बोला जाता था कि एक तो कांग्रेस के पास पूरे इंडिया में अपना लोकल लेवल पे वर्कर थे, उनका यूनिट था हर जगह, तो ऐसा बोला जाता। दूसरा पार्टी जब तक सोचती भी नहीं थी कि अब चुनावों को लड़ना है, सोचती थी, तब तक कांग्रेस क्या उसका तैयारी सब कुछ हो गया रहता था, वो कैंपेन करना मतलब शुरू कर देती थी। तो ये डिफरेंस था कांग्रेस और बाकी के उस समय के पॉलिटिकल पार्टीज में। सेम अभी बीजेपी के लिए बोला जाता है कि जब कांग्रेस अभी सोचना शुरू करती है तब बीजेपी अपना सब ऑलरेडी खेल शुरू कर दिया रहता है। आज बीजेपी के पास आरएसएस के कारण जो ग्राउंड लेवल पे जितने वर्कर हैं, वैसे कांग्रेस में दिक्कत ही अब यही हो गया है कि कांग्रेस में ग्राउंड के वर्कर ही नहीं बचे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, इंडिया के हर एक रीजन में जो होना चाहिए प्रेजेंस जैसे पहले था, वो अब नहीं है। वो बोला जाता है वो बीजेपी के पास है। अब देखो यहाँ आगे बढ़े उससे पहले एक यहाँ पे आदमी है इंपॉर्टेंट, बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर। डेट ऑफ बर्थ 1891, उसके बाद कब तक, 1956। लीडर ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द स्ट्रगल फॉर जस्टिस फॉर द दलित्स। अंबेडकर जी को सब कोई जानता है, जो छुआछूत का जो मूवमेंट था उसके खिलाफ में ये उसको लीड किए थे, और दलित को जस्टिस दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। स्कॉलर एंड इंटेलेक्चुअल, फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, लेटर फाउंडेड शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। तुम्हारा क्या है ये बहुत बड़े दार्शनिक और पढ़े लिखे आदमी है, और साथ में क्या है ये जो तुम्हारा लेबर पार्टी है उसका फाउंडर भी यही है। आगे चल के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी फाउंडेशन यही रख रहे हैं अम्बेडकर जी। प्लान द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और क्या है आगे चल के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक जो फॉर्मेशन का प्लान भी था यही रखते हैं। आगे चल के अभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले है, जो अठावले जी महाराष्ट्र के रीजन के एक लीडर है, वो बीजेपी के साइड में है। उनका शायरी कभी सुनना सब लोकसभा का, बहुत मस्त शायरी वो देते हैं। तो उनका वैसा कुछ है, जिधर उनको लगता है कि सब जो पार्टी चुनाव जीतने वाली है उधर चले जाते हैं। 2014 से पहले यूपीए के साथ थे, उसके बाद अभी बीजेपी के साथ है, पावर में वही रहते हैं। तो अभी ये जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड हो गया है। उसके बाद क्या है, काउंसिल ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब देखो ये क्या थे, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो वायसराय का जो काउंसिल था उसमें क्या थे, उसके ये मेंबर थे, और जो संविधान बनाने का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसके क्या थे, ये चेयरमैन थे। फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर Minister in first cabinet after independence, resigned in 1951 due to differences over Hindu code bill, adopted Buddhism in 1956 with thousands of followers। अब देखो जब पहला कैबिनेट बनता है 1950 के बाद से नेहरू जी का, उसमें ये कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, पर 1951 में हिंदू कोड बिल के ऊपर इनका और नेहरू जी का कुछ मत नहीं बैठता है, जिस कारण से क्या करते हैं, ये रिजाइन कर देते हैं। और आगे चल के क्या करेंगे, बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लेंगे कब, 1956 में, थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना सब कि बुद्धिज्म कब अडॉप्ट करेंगे, 1956। अब देखो यहाँ पे क्या है, कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल collision. You have already studied in history of how Congress evolved from its origin in 1885 as a pressure group for the newly educated professional and commercial classes to the mass movement into the 20th century. This laid the basis of the eventual transformation into a mass political party and its subsequent domination of political system. Thus, the Congress began as a party dominated by English-speaking upper caste, upper middle class, and urban elite. अब देखो यहाँ पे हम लोग पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस कब बनता है, 1885 में। किसके द्वारा फाउंड किया जाएगा, एओ ह्यूम के द्वारा। किसके लिए फाउंड किया जाएगा,
जो कुछ पढ़े लिखे भारतीय हैं, कुछ एलाइट लोग हैं, उनके लिए फाउंड किया जा रहा है ताकि उनका कुछ बेसिक मांग है उसको माना जा सके। स्टार्टिंग में कांग्रेस पार्टी को माना जाता था कि कांग्रेस पार्टी किसकी पार्टी है, वो अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास और अर्बन एलाइट या फिर जो इंग्लिश बोलने वाले हैं उनकी पार्टी है। बट विथ एवरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट लॉन्च इट सोशल बेस वाइडेंड, इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप whose interests were often contradictory। देखो, पर जैसे जैसे कांग्रेस आगे चल के क्या करेगी, जो सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट लॉन्च करेगी, एक एक मूवमेंट लॉन्च करेगी, तो जो इसका आम लोगों के साथ कनेक्शन था क्या हो जाएगा, बैठता जाएगा। और जो इसके जो पुराने पार्टी मेंबर थे और जो नए के पार्टी मेंबर जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके बीच में क्या होगा, एक साथ वो लोग आना शुरू कर देंगे। पर दोनों के सोचने के तरीके में बहुत ज्यादा वो था, मतलब अलग तरीका था, तो कभी कभी इनके पॉलिसी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते थे। पीजेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन ड्वेलर्स एंड विलेजर्स। अब देखो कैसे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, इसमें किसान भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, जहां पे किसान है वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, पर दोनों एक साथ है। जैसे अर्बन ड्वेलर्स भी है और विलेजर्स भी है, यानी जो तुमको अर्बनाइजेशन के जो सपोर्ट में करने वाले लोग हैं वो भी है, और जो गांव में रहने वाले वो भी लोग हैं, यानी जमीन आसमान का दोनों के सोचने के तरीका में अलग है, पर कहाँ है, एक साथ कांग्रेस पार्टी में है। वर्कर्स एंड ऑनर्स, देखो कौन कौन है, और फिर जो वर्कर है और ऑनर भी है, यानी किसी फैक्ट्री के मालिक भी हैं और उसके काम करने वाले मजदूर भी है। मिडिल, लोअर एंड अपर क्लासेस एंड कास्टेस ऑल फाउंड स्पेस इन कांग्रेस। ग्रेजुअली इट्स लीडरशिप आल्सो एक्सपेंडेड बियॉन्ड अपर कास्ट एंड अपर क्लास प्रोफेशनल टू एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर विथ रूरल ओरिएंटेशन। देखो आगे ऐसे समय बीतेगा क्या होगा, अपर कास्ट लीडर के अलावा जो भी और भी कास्ट के लोग रहते हैं वो भी लीडर बनेंगे, जो गांव से खेती से जुड़े लोग रहते हैं वो भी क्या होंगे, आगे चल के इसमें कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर बनेंगे। By the time of independence, the Congress was transformed into a rainbow-like social coalition broadly representing diversity in terms of classes and castes, religion and language and various interests। अब देखो आज़ादी के टाइम तक, आज़ादी आते आते मिलते हैं हमको क्या हो जा रहा है, कांग्रेस एक ऐसा डाइवर्स रेनबो ग्रुप बन चुका है जिसमें क्या है, चारों तरफ से अलग 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 धर्म के, अलग रिलीजन के, अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग रीजन के बहुत सारे लोग एक साथ कहाँ आ गए, कांग्रेस पार्टी के अंदर आ गए हैं। Many of this group merge their identity within the Congress, और वहीं जो अलग अलग इंटरेस्ट के जो लोग थे वो क्या करेंगे, अपने आइडेंटिटी को, उस आइडेंटिटी को छोड़ के क्या हो जाते हैं, कांग्रेस के आइडियोलॉजी में मिल जाते हैं। Very often they did not and continue to exist within the Congress as a group and individual holding different beliefs। In this sense the Congress was an ideological coalition as well। अब देखो यही क्या करेंगे, कांग्रेस में अलग अलग टाइप के सोचने वाले लोग हैं, तो अलग अलग सोचने वाले कांग्रेस के में ही लोग ऐसे ऐसे हैं, वो क्या करेंगे, एक कांग्रेस का ऐसा धरा होगा जहाँ पे कुछ अलग लोग सोचेंगे, वो उस साइड के लोग उधर रहेंगे कांग्रेस में, एक कुछ अलग सोचने वाले होंगे वो कुछ उधर रहेंगे। In this sense, the Congress was an ideological coalition as well. It accommodated the revolutionary and fascist, the conservative and radical extremists and moderate and the right and left and all sides of the center। अब देखो इसमें क्या है, कांग्रेस में कौन है, किसी का राइट विंग का विचारधारा है वो भी है, लेफ्ट विंग का विचारधारा है वो भी है, कोई एकदम फार राइट है वो भी है, फार लेफ्ट है, फार लेफ्ट तो नहीं है, फार राइट वाला भी है इसमें। उसके अलावा इसमें क्या है, कोई जो कंजर्वेटिव सोच के लोग हैं वो भी हैं, जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट है वो भी हैं, यानी सब क्या है कांग्रेस के अंदर में। अब देखो इसी से क्या होगा, यानी एक टाइप का ये कोलिजन नहीं बन गया, यानी अलग अलग विचार के अलग अलग टाइप के लोग एक साथ आ गए हैं, तो ये क्या हो गया, ये कांग्रेस का ही विद इन कोलिजन बन गया। अभी क्या बनता है, कोलिजन गवर्नमेंट बनता है पार्टी का, मतलब अलग अलग पार्टी आएंगी एक साथ गवर्नमेंट बनाएंगी अलग अलग सोच के। पर उस समय कांग्रेस एक ऐसा दल था, इतना मजबूत था कि इसमें अलग अलग सोच के लोग थे और सोच के लोग एक कोलिजन अंदर बना दिए थे पार्टी के अंदर ही। The Congress was a platform for numerous group interest and even political parties to take part in the national movement. In pre-independence day, many organizations and parties within their own constitution organizational structure were allowed to exist within the Congress। अब देखो कांग्रेस में अलग अलग टाइप के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, वो सब क्यों बन रहे, क्योंकि कांग्रेस का पहले कॉन्स्टिट्यूशन था वो बोलता था ये सब एग्जिस्ट कर सकता है, पर वो कब बंद किया जाता है, 1948 में। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लीडर है, इनका नाम क्या है, राफी अहमद
किडवाई, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है 1894 से 1954 तक ये जिंदा रहते हैं। कांग्रेस के लीडर होते हैं, यूपी से मिनिस्टर बनते हैं। यूपी में जब प्रोविंशियल इलेक्शन होता है 1937 का, याद होगा कांग्रेस 7 जगह जीतती है, 11 में से 3 जगह और कोई जीतता है, 1 जगह चुनाव नहीं होता है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पाकिस्तान साइड है जो। और अगेन फिर जब दोबारा 46 में इलेक्शन होता है फिर बनते हैं, और फिर आगे चल के आज़ाद भारत के पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर यही बनते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वाज द फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो क्या नाम है इनका, राफी अहमद किडवाई। उसके बाद आगे चल के क्या बनते हैं, फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बनते हैं कब, 52 में, और कब तक रहते हैं, 54 में। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कम्युनिकेशन पहले मिनिस्टर है वो इंपॉर्टेंट है। ये सीयूटी के लिए सब इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलना सब। अब देखो कांग्रेस पढ़ लिए लोग, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। पहले कांग्रेस पढ़े लोग, फिर सोशलिस्ट पढ़े लोग, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो देखो, इन अर्ली 1920s कम्युनिस्ट ग्रुप इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द बोल्शेविक रिवोल्यूशन इन रशिया एंड एडवोकेटिंग सोशलिज्म एज द सॉल्यूशन प्रॉब्लम अफेक्टिंग द कंट्री। अब देखो, जैसे ही रशियन रिवोल्यूशन तुम्हारा होता है, क्या होगा, रशियन रिवोल्यूशन के होते हैं, यहाँ पे ये होगा कि जो लोग बोल्शेविक रिवोल्यूशन से प्रेरित हुए रहते हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट में, वो सब मिलेंगे और आगे चलकर क्या करेंगे, 1920 में एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फाउंडेशन रखेंगे, जिसके फाउंडिंग फादर बोला जाता है एम एन रॉय को। From 1935, the communists worked mainly from within a fold within Indian National Congress. A parting of ways took place in December 1941 when the communists decided to support British in the war against Nazi Germany. अब देखो इंटरेस्टिंग कहानी है। 1935 से क्या होता है, कम्युनिस्ट क्या करते हैं, कांग्रेस के साथ ही मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, पर ये लोग के बीच में दरार कब आता है, 1941 में, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या कर देगी, सपोर्ट कर देगी जो तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, किसका, ब्रिटेन का, किसके खिलाफ, नाजी जर्मनी के खिलाफ। इसका रीजन देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किसके कहने पे हो रहा है, यूएसएसआर के द्वारा सब किया जा रहा है। रसिया अभी तक वर्ल्ड वॉर सेकंड में पार्ट नहीं था, उसका किससे दोस्ती था, जैसे कि मैं इंडिपेंडेंस पढ़ा रहा था उसमें बताया था। तो आगे चल के जब रसिया ही पार्ट बन जाएगा यूएसएसआर पार्ट बन जाएगा वर्ल्ड वॉर 2 का, तो जाहिर सी बात है उसी के द्वारा जो फंडेड पार्टी है वो क्या हो जाएगा, वो भी उसका पार्ट बन ही जाएगा। पर कांग्रेस का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, इसी कारण से क्या किया जा रहा है, क्रिप्स मिशन भेजा जा रहा है, ताकि कांग्रेस वाले खुद मतलब कांग्रेस वाले सपोर्ट कर सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 को। तो इस कारण से क्या होगा, 1941 में दोनों अलग हो जाते हैं, याद रखना सब। Unlike other non-Congress party, the CPM have a well-oiled party machinery and dedicated cadre at the time of independence. देखो बाकी पार्टी के पास कांग्रेस जैसा कोई काडर नहीं था तुमको जमीन पे, पर इसके पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आजादी के टाइम पे वैसा था। However, independence raised different voices in the party. The basic question was that troubled the party was the nature of Indian independence. Was India really free or was freedom a same? ये ऐसा इनका क्या नाम था, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में अलग अलग टाइप के लोग थे, उनका ऐसा सोच था कि क्या हमको असली में आज़ादी मिला है, ये ऐसा सोचते थे। स्टार्टिंग में तो ये तो भरोसा ही नहीं करते थे कि हमको आज़ादी मिला। ये देखना कैसे तेलंगाना में मास मूवमेंट करेंगे, अगर कोई कम्युनिस्ट के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेगा उसमें डिटेल में है, आर्म स्ट्रगल करते हैं। इन्हीं का एक आगे चल के पार्ट मतलब रहता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, जो अभी नक्सलवादी हम लोग पढ़ते हैं, लोग नक्सलाइट जिसको बोला जाता है। 2026 मार्च तक अमित शाह अनाउंस किए हैं ख़त्म करने का, इंटरनल डिस्टर्बेंसी है हमारे लिए, वो सब यही आइडियोलॉजी से निकलता है। Soon after independence, the party thought the transfer of power in 1947 was not true independence and encouraged violent offspring in Telangana. क्या पार्टी का स्टैंड क्या है 1947 में कि भारत को आज़ादी नहीं मिली है, मतलब पावर ट्रांसफर हुआ है वो गलत हुआ है, भारत को असली नेचर में आज़ादी नहीं मिली है। ये क्या कर देंगे, तेलंगाना में क्या कर देंगे, रिवॉल्ट कर देंगे, हथियार उठा लेंगे। The Communist Party failed to generate popular support for their position and were crushed by the armed force. अब कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा कर तो देते हैं, पर जो हमारे आर्म फोर्स रहते हैं क्या करेंगे, इनके मूवमेंट को क्रश कर देंगे। लोग इन ऐसे चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये यूएसएसआर के द्वारा सब करवाया जाता है ताकि यहाँ पे भी कम्युनिज्म आ जाए। दिस फोर्स देम टू रीथिंक देयर पोजीशन। इस कारण से क्या होता है, जब ये लोग दबाए जाएंगे, मतलब ये जो बाहर जाएंगे तो क्या होगा, ये सोचते हैं कि नहीं हमारे दिमाग को चेंज करना पड़ेगा। इन 1951 द कम्युनिस्ट पार्टी अबॉन्डेड द पार्ट ऑफ वायलेंट रिवोल्यूशन एंड डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द अप्रोचिंग जनरल इलेक्शन। क्या करेंगे 1951 में ये लोग अपने वायलेंस के पार्ट को, यानी जो आर्म्स स्ट्रगल की चीज़ को हम लोग छोड़ेंगे, आगे चल के क्या हो जाएंगे, भारत के संविधान में मतलब उसके थ्रू पहला जो जनरल इलेक्शन होगा 1951 में, उसमें पार्ट ये लेंगे।
CPI won 16 सीट एंड emerged as the largest opposition party. कितना सीट जीती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? 16, और लार्जेस्ट अपोजिशन यही रहती है, कांग्रेस के बाद कोई पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीती है वो CPI है. द पार्टी सपोर्ट वाज मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला. पार्टी का मेनली सपोर्ट कहाँ रहता है? आंध्र रीजन में, बंगाल, बिहार और केरला. अभी भी अगर कोई कम्युनिस्ट पार्टी का कोई जाके जड़ देखेगा, केरला में अभी भी बचे हुए हैं, बंगाल में इन्हीं का रूल था पूरा 64 ईयर के करीब का, जो ममता बनर्जी आके 2018 में उगाड़ कर फेंकेगी, इन्हीं कम्युनिस्ट का रूल था. बिहार में अभी भी पिछले लास्ट बिहार 20 इलेक्शन में अच्छा खासा अमाउंट में जीत गए थे, पर इस बार फिर से इनको मुंह का खाना पड़ा है. आंध्र प्रदेश में पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब आंध्र प्रदेश में बहुत कम हो गया है. यहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टी के या फिर जो भी कम्युनिस्ट, जितने भी कम्युनिस्ट बड़े बड़े लीडर हुए हैं, जो मॉइस्ट लीडर हुए हैं, वो आंध्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रीजन से ही ये लोग का बिलोंगिंगनेस है. देखो, AK गोपालन, एसे डेंगे, EMS डम्बोड्रीपाड, PC जोशी, अजय घोष एंड P Sundarya were among the notable leaders of the CPI. The party went through a major split in 1964 following the ideological rift between Soviet Union and China. The pro-Soviet faction remained as CPI while the opponents formed the CPIM. Both this party continue to exist today. अब देखो इसमें क्या है, 64 में 62 में क्या होगा? चाइना हमारे पे हमला करेगा. तो इसमें ये लोग अपना स्टैंड ही नहीं ले पाता है, क्योंकि ये लोग फंडेड किसके द्वारा है? रसिया के द्वारा, और चाइना में भी कम्युनिज्म है, तो कुछ लोग चाइना के भी मानने वाले हैं, तो कुछ चाइना को सपोर्ट करने लगते हैं ये लोग उस समय जो वार होता है. इसलिए मतलब ऐसा लगता है कि मतलब एंटी नेशनल का जो टैग लगता है जो भी ऐसे लोगों पे, इसी इंसिडेंट ये सब के कारण लगता है ये लोग का, जो ये लोग पहले किया हुआ है. तो आगे चल के क्या होगा? देखो, एक इनमें घड़ा है जो मानती है कि हम लोग को हमारा मेन लीडर कौन है? सोवियत यूनियन है, यानी USSR है. एक मानती है कौन है? चाइना है. तो जो तुम्हारा सोवियत यूनियन की तरह चलेंगे वो वहीं रह जाएगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और जो तुम्हारा चाइना के थ्रू जाएगी वो क्या हो जाएगी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. ये पूरा इसके बारे में अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन में एक मैं बुक रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है रेड साइड ऑफ द हिस्ट्री एंड इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया. वो बुक पढ़ने पे मिल जाएगा, इसके बारे में अच्छे से पूरा बताया गया है. और ये दोनों पार्टी अभी भी एग्जिस्ट करती है. और क्या बोलते हैं, आगे चल के CPI में और भी अलग अलग सेक्शन बन जाते हैं. जैसे अभी के टाइम पे एग्जिस्ट करता है CPI-ML, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट. एक है तुम्हारे पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट, उसका भी है CPI-M, पर उसमें ब्रैकेट ये नहीं है. तो अभी उसके अलावा भी बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में अभी एग्जिस्ट करती है, जो इन्हीं सब में से निकली है. पहला मेजर स्प्लिट होता है वही 1964 में. उसमें कुछ रीजन होता है, जो ऐसे डांगे होते हैं उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर होते हैं, उनके बीच में, और ये जो केरला के उस समय के चीफ मिनिस्टर हैं EMS, इन लोग के बीच में उतना नहीं बनता है. तो इसी सब रीजन से कम्युनिस्ट पार्टी आगे स्प्लिट होगी. अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर के बारे में, AK गोपालन. डेट ऑफ बर्थ 1904. कब तक रहेंगे? 1977 तक जिंदा. कम्युनिस्ट लीडर फ्रॉम केरला, वर्क एज अ कांग्रेस वर्कर इनिशियली. केरला से थे ये, पहले कांग्रेस के ही लीडर थे. ज्वाइन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन 1939. आगे चल के 1939 में क्या हो जाएंगे? कांग्रेस के ये लीडर, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे. After the split in Communist Party of India in 1964, joined the CPI-M and worked for strengthening and the party and respected as a parliamentary member of parliament from 1952. देखो आगे चल के जब CPI-M में स्प्लिट होगा तो क्या होगा? ये किसका सब किस साइड जाएंगे? चाइना वाले साइड. यानी CPI-M में ये ज्वाइन कर लेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट में, और आगे चल के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे 52 जो इलेक्शन हुआ था. अब देखो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ दिस लाइक द कांग्रेस सोशलिस्ट दे लेटर सेपरेटेड फ्रॉम कांग्रेस एंड बिकेम अपोजिशन पार्टी डिस्पाइट डिफरेंसेस रिगार्डिंग द मैटर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी द पार्टी मैनेज टू कंटेन इफ डू नॉट रिजॉल्व डिफरेंसेस एंड बिल्ड कंसेंसस. आगे चल के देखो जो कांग्रेस के बता रहे थे उनके में ही अलग अलग टाइप के लोग हैं, वो क्या करेंगे ये एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे, यही इसके बारे में बेसिकली बताया गया है. अब देखो यहाँ पे क्या है, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन. अब देखो कांग्रेस में ही अलग अलग टाइप के फैक्शन बन चुका है, अलग अलग टाइप के सोचने वाले लोग हैं, तो उसको कैसे कांग्रेस मैनेज करेगी इसके बारे में बताया गया है. The coalition-like character of the Congress gave it an unusual strength. Firstly, a coalition accommodates all those who join it. Therefore, it has to avoid any extreme position and strike a balance and almost all issues. अब देखो
कांग्रेस का कैरेक्टर कैसा है, एक तो कोलिशन टाइप कांग्रेस बन चुका है जो कि इसका स्ट्रेंथ बन गया है, पता नहीं कैसे ना कैसे कर देखो। पहले क्या है कि कांग्रेस में अलग अलग सोच के विचारधारा के लोग आके क्या हो जा रहे हैं, इसमें मिल घुल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस किसी को भी ले रही है, तो इसमें जो भी सोचने वाले लोग हैं अलग अलग टाइप के सब इसमें आ जा रहे हैं। तो इससे क्या हो जा रहा है, इससे कांग्रेस को ये फायदा हो रहा है कि कांग्रेस किसी टॉपिक किसी भी इशू पे क्या एक एक्सट्रीम स्टैंड लेने के बावजूद आपस में जो जितने भी लीडर है, प्रेशर ग्रुप कांग्रेस के अंदर ही बन चुका है, वो क्या करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, उससे एक मॉडरेट पोजीशन कांग्रेस लेने में कामयाब रहती है। दिस स्ट्रेटजी पुट द ऑपोजिशन इन डिफिकल्टी। अब देखो, अब इस स्ट्रेटेजी से ऑपोजिशन को कठिनाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में खुद मान लो ऑपोजिशन का जो सोच है उस वैसे सोच वाले कांग्रेस में भी है, तो वो तो क्या करेंगे, बताएंगे बात, कांग्रेस को समझाएंगे ताकि उसको समझने में इजी होगा। Anything that the opposition wanted to say would also find a place in the program and ideology of the Congress। देखो, अब कोई मान लो इसका बेनिफिट ऑपोजिशन को भी है, अगर ऑपोजिशन कुछ करवाना चाहती थी तो उसका वो कैसे करवाएगी, वैसे करवाएगी कि कांग्रेस में उसके सोच वाले जो लोग हैं उनसे जाके बोल देगी और उनके थ्रू वो काम अपना करवा लेगी। Secondly, in party that has the nature of coalition, there is a greater tolerance of internal differences and ambition of various group and leaders are accommodated। अब देखो, मतलब ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पे ऐसे जो तुमको इतने डिफरेंसेस वाले पार्टी है तो वहाँ पे लीडर को समझा पाना, एक दूसरे के साथ बैठा के बहुत आसान रहता है, जिस कारण से कांग्रेस को ये बेनिफिट करता है। This is why even in a group was not happy with the position of the party or within the share of the power, it would remain inside the party and fight other groups rather than having leaving the party and becoming an opposition। अब देखो, इस कारण से क्या हो रहा है, जब सबका बात सुना जा रहा है, बावजूद उसका मतलब उसका बात सुना जा रहा है, माना नहीं जा रहा है, पर सुना तो जा रहा है ना, तो इससे क्या हो रहा है, जो जितने भी अलग अलग सोचने वाले लोग हैं वो कांग्रेस से मतलब बगावत नहीं कर रहे हैं, दूसरा पार्टी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उसी में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बात को कम से कम सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। This group inside the party are called faction. The coalition nature of the Congress party tolerated and in fact encouraged various factions. Some of these factions were based on ideological concentration, और very often these factions were rooted in personal ambition and rivalries। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो ऐसे ग्रुप को यानी अलग अलग सोचने वाले ग्रुप को क्या बोला जा रहा है, फैक्शन बोला जा रहा है। यानी मान लो एक ग्रुप का कुछ अलग विचारधारा है, उसका वो अलग फैक्शन हो गया, तो सेम दूसरे का कुछ और है वो अलग फैक्शन हो गया, तो अलग अलग फैक्शन क्या हो रही है, कांग्रेस में एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो फैक्शन होते हैं उनका क्या होता है, उनका आइडियोलॉजी अलग अलग चीज़ पे डिपेंड करता है, उनका पर्सनल एम्बिशन भी होता है, जिस कारण से एक अलग फैक्शन क्रिएट हो जाता है कांग्रेस में ही, और या फिर उनका किसी के साथ लाइवरली भी है। अब देखो आगे कैसे कहानी बढ़ रही है। इंटरेस्टिंग, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वीकनेस इंटरनल फैक्शनलिज्म बिकेम अ स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस। देखो, जो ये जो कांग्रेस में अलग अलग फैक्शन है वो कांग्रेस का वीकनेस बनने की जगह क्या बन जा रहा है, उसका स्ट्रेंथ बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग फैक्शन है तो अपने अपने प्रेशर ग्रुप के द्वारा क्या करेंगे, बात बताएंगे, दूसरे को समझाएंगे, तो उनका भी बात माना जा रहा है, तो कांग्रेस को ऐसा बेनिफिट ही हो रहा है। अब हम लोग यहाँ तक कर लिए, ठीक। अब आगे हम लोग एक सेकेंड, सॉरी, देयर वाज room within the party for various factions to fight with each other. It means that leader representing different interest and ideology remain within the Congress rather than go out and form a new party। देखो क्या बोला जा रहा है, जब कांग्रेस के सब बात को सुना जा रहा है, जो भी फैक्शन है आपस में लड़ रहा है वो बात को अपने बताकर एक दूसरे से मतलब उनके बात को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, तो वो किसी और पार्टी में जाएंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, मतलब दूसरा पार्टी बनाएंगे कांग्रेस से, तो इससे कांग्रेस को क्या होगा, बेनिफिट होगा। बस हो गया, ठीक है, स्पीड अप करते हैं। ये बीजेपी का जो है भारतीय जनसंघ, हम लोग तीन पार्टी पढ़ लिए, कांग्रेस, सोशलिस्ट, उसके बाद कम्युनिस्ट और अब भारतीय जनसंघ। द भारतीय जनसंघ was formed in 1951. Syama Prasad Mukherjee was its founder president. His lineage, however, can be traced back to the RSS and the Hindu Mahasabha before independence। देखो भारतीय जनसंघ का फाउंडेशन कब हो रहा है, 1951 में। कौन फाउंडर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऐसा क्या बोला जाता है कि इसका लिनेज पहले से ही है, 1951 से पहले, क्योंकि इसके फाउंडर आरएसएस के मेंबर थे और हिंदू महासभा के मेंबर थे। The Janasangh was different from other party in terms of ideology and program. It emphasized the idea of one country, one culture, one nation, and believed that the country could become a modern, progressive, and strong on the basis of Indian culture and tradition। देखो जनसंघ का और औरों से सोचने का तरीका अलग था। ये इनका क्या नाम था कि अगर हम लोग अपने कल्चर को बचाएंगे, उसको हम लोग प्रिजर्व करके रखेंगे, तो हम लोग एक मॉडर्न और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनेंगे। इसका क्या नाम क्या था, हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा एक देश है, एक कल्चर होगा, एक नेशन है, और इस कारण से हम क्या करें, क्या बनेंगे, प्रोग्रेसिव बनेंगे।
The party called for a reunion of India and Pakistan in अखंड भारत। तो इसका ये भी सोचता कि हम इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है वो नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों मिलेंगे तब जाके क्या बनेगा, आगे चल के अखंड भारत बनेगा। ये इसी के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया। द पार्टी वाज in a forefront of the agitation to replace English with Hindi as the official language of the India and was also opposed to the granting concessions to religious and cultural minorities। पार्टी का स्टैंड किस पे था, अंग्रेजी को ऑफिशियल भाषा से हटा के हिंदी को बनाने का इनका हाथ था। और ये अपोज करते थे जो उस समय नेहरू जी के द्वारा जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स किया जाता था माइनॉरिटीज को लेके, इन चीज़ों को लेकर ये उसके विरोध में खड़े रहते थे। द पार्टी वाज a consistent advocate for India developing nuclear weapons, especially after China carried out its atomic test in 1964। तो ये जनसंघ का शुरू से क्या नाम है कि भारत को क्या बनना चाहिए, न्यूक्लियर देश बनना चाहिए। खासकर ये और कब बढ़ जाता है, 1984 में जब जो हमारा चाइना के साथ लड़ाई होता है उसके बाद में ये और ज़्यादा आगे तेज हो जाता है। जब 84 में चाइना न्यूक्लियर स्टेट बन जाता है और 62 में वार होता है उनके साथ हमारा। In 1950, Jansangh remained the margins on the electoral performance and was able to secure only 3% Lok Sabha seat in 1954 and 3 seats and 4 seats in 1957 जनरल इलेक्शन लोक सभा। देखो स्टार्टिंग के चुनाव में कांग्रेस का मतलब जनसंघ का बुरा हाल है, वो बस ज़्यादा नहीं 3 सीट पहले इलेक्शन में जीतते हैं, उसके बाद 4 सीट कब जीतते हैं, 57 की इलेक्शन में। In the early years, its supports came mainly from the urban areas in the Hindi-speaking regions like राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। स्टार्टिंग में इसके सपोर्टर कहाँ थे, जो यहाँ पे हिंदी बोला जाता है और जो पढ़े मतलब वेल डेवलप एरिया था, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, दिल्ली का और उत्तर प्रदेश का। The party leaders inclined श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, द भारतीय जनता पार्टी ट्रेसेस इट्स रूट्स टू द भारतीय जनसंघ। अब देखो यही इसके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर है, कौन कौन है पार्टी के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो फाउंडिंग फादर है, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, ये लोग भारतीय जनसंघ के फाउंडर हैं। और आगे चल के जनसंघ जनता पार्टी में मिल जाएगी और फिर आगे चल के उसी जनता पार्टी से जब इंदिरा गांधी से लड़ने के लिए सब पार्टी मर्ज करेंगे तो जनता पार्टी बनेगा, तो भारतीय जनसंघ भी उसी में मिल जाएगा। तो उसके बाद उसमें से जब जनता पार्टी टूटेगा तो आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बनेगा, ऐसे होके बीजेपी आता है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही है, इनका ही क्या नाम था जो कश्मीर में स्पेशल स्टेटस दिया गया था, तो उनका ये क्या नाम था कि एक देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, 2 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट उनका नारा नहीं याद है, ऐसा कुछ था कि एक प्रधान में 2 विधान नहीं होना चाहिए, मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, मतलब एक ही होना चाहिए। ये क्या करते हैं, इसके खिलाफ में आगे चल के क्या करेंगे, जाके तुमको जम्मू कश्मीर में वहाँ पे मतलब धरना करने लगेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। उसी में इनको पुलिस पकड़ लेगी, होम स्टे मतलब इनको अंदर पकड़ के डाल दिया जाएगा, मतलब जेल में नहीं, इनको एक घर में लॉक कर दिया जाएगा, तो उसी में इनका डेथ हो जाता है। तो बीजेपी जो शुरू से तुम्हारा ये 370 हटाने के पक्ष में है, वो इनके फाउंडिंग जो फादर थे उन्हीं का ये सोचता है कि एक देश में 2 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, एक देश है तो सबके लिए बराबर होगा। अब देखो ये दीनदयाल उपाध्याय है 1960 से 1968 फुल टाइम आरएसएस वर्कर सिंस 1942, 42 के बाद आरएसएस के वर्कर बन जाते हैं। फाउंडर ऑफ द भारतीय जनसंघ, जनरल सेक्रेटरी एंड लेटर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल ह्यूमनिज्म। अब देखो इंसानियत का जो काम से रिलेटेड जो भी चीज़ था ये कॉन्सेप्ट इन्हीं का दिया गया है। और ये आगे चल के पहले बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, फाउंडर भी बीजेपी के फाउंडर में से एक थे, और उसके बाद क्या हो जाते हैं ये तुमको बीजेपी के आगे चल के भारतीय जनसंघ के आगे चल के क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है क्लास का, उसके बाद ये खत्म होगा।
तो emergence of opposition party, as we have noted above, it is not that India did not have opposition party during this period. While discussing the result of the election, we already came across the names of the many parties other than the Congress. देखो ऐसा नहीं है कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थे, हम लोग बहुत के बारे में अभी तक पढ़ भी चुके हैं. अब आगे बताया जा रहा है वो कैसे पॉलिटिकल पार्टी आगे चल के बड़ा बनेंगे. इवन देन इंडिया हैड अ लार्जर नंबर ऑफ डाइवर्स एंड अ वाइब्रेंट ऑपोजिशन पार्टी देन मेनी अदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी. इंडिया में उस समय भी बहुत सारे अपोजिशन पार्टी थे जहाँ पे तुमको ऐसे देश के मुताबिक जहाँ पे पहले से डेमोक्रेसी था, मल्टी पार्टी सिस्टम था, उसके बावजूद भी हमारे पास नया नया हमारा डेमोक्रेसी था, फिर भी हमारे पास इतने ज़्यादा अलग अलग अपोजिशन पार्टीज थे. Some of these had came into being even before the first general election of 1952. कुछ पहले इलेक्शन से पहले ही बन गए थे. Some of this party played an important role in the politics of the country in the 60s and 70s. और आगे चल के ये पार्टीज क्या करेंगे, कुछ इनमें से जो 1960 से लेकर 1960 टू 1970 80 तक जो तुम्हारा टाइम पीरियड रहता है उसमें ये पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. द रूट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नॉन कांग्रेस पार्टी ऑफ टुडे कैन बी ट्रेस्ड टू बी वन और अदर ऑफ द अपोजिशन पार्टीज ऑफ 1950. वही जाहिर सी बात है अभी का जितने भी पार्टी है उनका कहीं ना कहीं रूट हमको देखने को मिलता है, या फिर उनका आज़ादी से पहले का कोई ओरिजिन है, या फिर जो नया नया पार्टी बना था इलेक्शन से पहले उसमें से उनका ओरिजिन है. All these opposition parties succeed in gaining only a token representation in Lok Sabha and State Assembly during this period. जैसे कि हम लोग पढ़े कि उस समय पे ये जो अपोजिशन पार्टी से इनको बहुत कम ही एक मतलब छोटा सा अमाउंट में इनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, या फिर मेन असेंबली हो या फिर स्टेट असेंबली हो. येट देयर प्रेजेंस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम. फिर भी इनका जो रोल है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं हमारे डेमोक्रेसी को बचाने में. दिस पार्टी अफोर्ड अ सस्टेन एंड ऑफ्टेन प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस ऑफ द कांग्रेस पार्टी. ये लोग क्या करते थे, जो कांग्रेस पार्टी का उस समय प्रिंसिपल और पॉलिसी जो भी ये लोग बनाते थे कांग्रेस वाले उसको क्रिटिसाइज करते थे जहाँ पे गलत लगता था. This kept the ruling party under the check and often change the balance of power within the Congress by keeping the democratic alternative alive. अब देखो ये क्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को बता रहे हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है तो ये नहीं करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी भी इससे बैलेंस में होकर काम कर रही है. By the keeping democratic political parties alive, these parties prevented the recessment within the system with the system from turning एंटी डेमोक्रेटिक. इन्हीं सब की मदद से कांग्रेस आगे चल के मतलब कांग्रेस एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बनती है, मतलब ये लोग बचाने में मदद करते हैं. दिस पार्टी ऑल्सो ग्रूम द लीडर्स हु आर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द कंट्री ऑफ आवर कंट्री. और इस पार्टी के बहुत सारे लीडर आगे चल के जो बनते हैं वो आगे चल के हमारे देश को लीड करेंगे, वो मतलब उनको बड़ा करने में इन्हीं पार्टी का हाथ है जो अपोजिशन के हैं. In the early year, there was a lot of mutual respect between the Congress and those of the opposition. स्टार्टिंग के साल में जो कांग्रेस और अपोजिशन दोनों पार्टी के मेंबर थे उन दोनों में काफी ज्यादा भाईचारा था, एक दूसरे के लिए इज्जत था. The interior government that ruled the country after the declaration of independence and the first general election included opposition leaders like Dr. Ambedkar, श्यामा प्रसाद मुखर्जी in cabinet. देखो जब हमारा पहला इंटीरियम गवर्नमेंट बनता है उसके बाद या फिर हमारा आज़ादी के बाद पहला गवर्नमेंट बनता है उसमें अपोजिशन के भी मेंबर को कैबिनेट में शामिल किया गया था. डॉक्टर अम्बेडकर जैसे कौन कौन है, अम्बेडकर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, दो आदमी हैं, ठीक. ऐसे आदमी को जवाहरलाल नेहरू ऑफ्टेन रिफर्ड फॉर इट्स फॉन्डनेस फॉर द सोशलिस्ट पार्टी एंड इन्वेंटेड सोशलिस्ट लीडर लाइक जेपी जयप्रकाश नारायण टू ज्वाइन इस गवर्नमेंट. और ऐसा माना जाता है कि नेहरू जी काफ़ी ज़्यादा जो सोशलिस्ट पार्टी का जो विचारधारा था उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए आगे चल के 56 में सोशलिज्म के आइडिया को भी अपना लेते हैं. तो वो क्या करते हैं, जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों को अपने पार्टी में इनवाइट करते हैं ताकि गवर्नमेंट में उनका स्टे रहे. दिस काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विथ एंड रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकल एडवर्सरी डिक्लाइंड आफ्टर द पार्टी कंपटीशन ग्रो मोर इंटेंस. और ये जो एक दूसरे के लिए इज्जत का भावना था ये आगे चल के डिक्लाइन कम हो जाता है. कब, जब पार्टी एक दूसरे के खिलाफ मतलब आगे चल के चुनाव जीतने के लिए क्या करने लगती है, मतलब लड़ने लगती है. Thus, the first phase of democratic politics in our country was quite unique. The inclusive character of the national movement led by Congress embraced it to attract different section, group and interest, making it a broad-based social and ideological coalition. देखो इस कारण से क्या है, जो कांग्रेस का ये जो कांग्रेस का सोच है उसमें इंक्लूसिव सोच है, मतलब सबको एक साथ लेके चलने का. इसमें क्या है, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग इंटरेस्ट के जो अलग अलग टाइप के लोग थे या फिर सोशली आइडियोलॉजिकली अलग अलग लोग थे, उन सबको एक साथ लेकर आने में मदद करती है.
The key role of the Congress in the freedom struggle thus gave it head start over other. और कांग्रेस का जो तुम्हारा इंडियन स्ट्रगल में मतलब जो बहुत बड़ा योगदान है, उस कारण से कांग्रेस को बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि एक तरफा जीतते जाते हैं कांग्रेस वाले. As the ability of the Congress to accommodate all interest and all aspiration of political power steadily declined, other political parties start gaining greater significance. जैसे ही जो कांग्रेस का था कि अलग अलग फैक्शन के लोग हैं उनको अकोमोडेट कर देने का पहले था, क्षमता था, अब वो जैसे जैसे कम होता है क्या होता है, अब नए नए ऑपोजिशन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज उभरने लगते हैं. क्यों? क्योंकि वो लोग कांग्रेस को छोड़ के जाने लगेगा. Thus, Congress dominance constitutes only one phase in the politics of the country. इसलिए कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो हमारे देश के पॉलिटिक्स में सिर्फ एक फेज है. वी शैल कम टू द अदर फेजेस इन लेटर पार्ट्स ऑफ दिस नोटबुक. और जो आगे का फेज रहेगा हम लोग आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. उसके अलावा देखो अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कब इनका डेट ऑफ बर्थ है? 1901. कब तक है ये? 1953. लीडर ऑफ हिंदू महासभा, फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ. उसके बाद क्या है? मिनिस्टर इन नेहरू फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस. नेहरू के पहले मिनिस्ट्री में तुम्हारा ये वो भी है, मेंबर है. रिजाइन क्यों कर देते हैं? रिजाइन इन 1950 ड्यू टू डिफरेंसेस ओवर रिलेशंस विद पाकिस्तान. पाकिस्तान के साथ जो हमारा रिलेशन था उस पर इनका अलग स्टैंड था. नेहरू के हिसाब से नेहरू इनका बात नहीं मानते तो क्या कर देंगे? रिजाइन कर देंगे. मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड लेटर द फर्स्ट लोकसभा. आगे चल के पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहते हैं, फिर आगे चल के जो पहला लोकसभा होता है उसके भी मेंबर चुने जाते हैं. फिर क्या है? He was opposed to India policy of autonomy to Jammu Kashmir. वहीं arrested during जनसंघ agitation against Kashmir policy and died during detention. देखो क्या होगा ये क्या पकड़े जो जनसंघ का एजिटेशन होता है, जो जम्मू कश्मीर के अलग ऑटोनॉमी दिया जाता है, अलग संविधान दिया जाता है, उसमें ये विरोध करते हैं. उसके बाद पकड़े जाते हैं, जेल में डाले जाएंगे, और जेल में डाले जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? उनका जेल में मौत हो जाएगा. अब कुछ इम्पोर्टेंट आएगी नहीं है. ओके, एक ये देखो, अब यहाँ पे देखो, ये है नेहरू, ये है भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजा गोपाल, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये अमृत कौर जी हैं वो जिनके बारे में हम लोग पढ़े थे. हाँ, ये वो हैं क्या नाम है, ये इंडिया के पहले दलित पीएम बनते बनते रह गए थे. इनके बेटे का स्कैंडल बाहर आ गया था, इनको हटाने के लिए ही वो स्कैंडल लाया गया था. क्या नाम है, एक सेकेंड, जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम इनका नाम है. उसके बाद ये अम्बेडकर हो गए, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, और जिनको मैं जानता हूँ ये भी तो मौलाना आजाद, इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद. हाँ, ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो गए. ये लोग ये हैं. तो ऐसे ही हमारा खत्म. अब देखो कुछ एक चीज देख लिया जाए जल्दी से. मान लो सीयूटी का क्वेश्चन आ गया, ऐसे डांगे किसके होंगे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ. उसके बाद अशोक मेहता किसके थे तुम्हारा? अशोक मेहता थे तुम्हारा सोशलिस्ट पार्टी के, और मीनो मसानी किसके हैं? स्वतंत्रता पार्टी के. इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है. तो आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.